Hello everyone, welcome back to the chemistry series of DSSP TGT Natural Science। अभी हमारी इसमें चल रही है यूनिट कार्बन कंपाउंड, जिसमें ऑलरेडी हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 3 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम कवर करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस अंडरगोन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कौन कौन सी टाइप की रिएक्शंस है उसको आज हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यहाँ पर जो हमारी सबसे फर्स्ट टाइप रिएक्शन आती है वो होती है कंबशन रिएक्शन। कंबशन एक तो आपको याद रखना है 2 तरीके का होता है, एक होता है कंप्लीट कंबशन और एक होता है इनकम्प्लीट कंबशन। यहाँ पर जो बात हो रही है वो कंप्लीट कंबशन की हो रही है। कंबशन आपको याद रखना है, कंबशन का मतलब होता है बर्निंग, और बर्निंग हमेशा किसकी प्रेजेंस में होती है? एयर। एयर मतलब ऑक्सीजन। यानी जब भी हम कंबशन की रिएक्शन पढ़ेंगे तो हम किससे रिएक्शन कराएंगे? ऑक्सीजन से। तो जब कार्बन कंपाउंड्स का कंप्लीट कंबशन होता है तो क्या करते हैं? CO2, H2O हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब जो कंबशन की रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक। वो रिएक्शन जहाँ से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है वो कैसी रिएक्शंस होती है? एक्सोथर्मिक। इसका मतलब जो हमारी कंबशन रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे कार्बन, अगर मैं कार्बन को बर्न करूं तो कार्बन जब जलेगा तो क्या बनेगा? CO2, और साथ में यहाँ से क्या निकलेगी? हीट और लाइट। यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट नहीं होगा, राइट। ऐसे ही हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे CH4। तो CH4 हाइड्रोकार्बन है और इसका नाम क्या है? मीथेन, राइट। अच्छा, अब अगर हम मीथेन को बर्न करते हैं यानी मीथेन का कंबशन कराते हैं तो क्या मिलेगा हमें? एक तो मिलेगा CO2 और क्या मिलेगा यहाँ से? H2O, क्योंकि यहाँ पर तो हाइड्रोजन भी है तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में जाएगा? H2O की फॉर्म में बाहर, और साथ में यहाँ से क्या मिलेगी हमें? हीट और लाइट, राइट। अच्छा, अब देखो अगर आपको बैलेंस करनी है तो बैलेंस कैसे करना है? सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करना है। कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है। बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। एंड लास्ट हम किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2, क्योंकि यहाँ पर 2 और 2 4, तो ये जो 2 2 जा 4, राइट। ऐसे ही हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख लेती हूँ C2H2। तो C2H2 क्या होता है? इथाइन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH आता है, ये क्या होता है? इथाइन। अगर हम इथाइन का कंबशन कराते हैं तो इथाइन क्या करेगा? ये भी प्रोड्यूस करेगा CO2 और साथ में वाटर, और साथ में यहाँ से रिलीज होगी हीट और लाइट, राइट। तो यहाँ से हीट और लाइट भी जनरेट होगी, यानी ये भी कैसी रिएक्शन है? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। बैलेंस करने के लिए मैंने बताया सबसे पहले कार्बन बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये हो गया कार्बन बैलेंस। उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऑलरेडी बैलेंस है। अब अगर हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो 2 2 जा 4 और एक यहाँ पर 5, तो यहाँ आपको लगाना है 5/2 बैलेंस करने के लिए, राइट। तो कट आउट हो जाएगा 2 से 2 तो 5 हो जाएगा। इस तरीके से बैलेंस करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ ले लेती हूँ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला होता है CH2OH। IPC नेमिंग का होता है इथेनॉल। तो अगर इसको हम कंबशन करेंगे तो क्या बनेगा हमें? यहाँ से O2 से रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? यहाँ से एक तो मिलेगा हमें यहाँ से CO2, साथ में यहाँ से मिलेगा H2O, और यहाँ क्या जनरेट होगी? हीट और साथ में लाइट। यानी ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, राइट। अच्छा, अब अगर बैलेंस करेंगे तो देखो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2, तो यहाँ मैंने लगा दिया 2। उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो 3 और 2 5 और एक 6, तो यहाँ कितना जाएगा? 3 3 2 जो 6। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन एक बार देखेंगे यहाँ पर 2 और एक कितना है? यहाँ पर 3, और यहाँ पर कितने हैं? 4 और ये 3 7 हो गई। इसका मतलब मैं यहाँ पर 3 लगा दूँ, 3 2 जो 6 और एक ये हो जाएगा 7। तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी? ये बैलेंस हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। खैर बैलेंस से कितना प्रॉब्लम नहीं है, उसे आप कर लेंगे। कंबशन आपको याद रखना है। कंबशन का मतलब है आप किस रिएक्शन करानी है? ऑक्सीजन से। और अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन कराते हैं, कंप्लीट कंबशन, तो वहाँ से एक तो प्रोड्यूस होता है CO2, H2O, और साथ में क्या जनरेट होती है? हीट और लाइट, कंप्लीट कंबशन कराने से। बट अगर हम इनकम्प्लीट कंबशन कराते हैं, इनकम्प्लीट जिसमें लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर होती है, तो वहाँ से CO प्रोड्यूस होगी, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब कंबशन से रिगार्डिंग आपको कुछ बातें याद रखनी है जो मैं बता देती हूँ आपको नोट में। पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है, हाइड्रोकार्बन बर्न विद अ ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम। नॉन सूटी का मतलब होता है नो ऐश, तो उसमें कोई धुआं, मतलब उसमें कोई राख प्रोड्यूस नहीं होगी। नो ऐश फ्लेम होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। यानी अगर कंप्लीट कंबशन होता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, अगर कंप्लीट कंबशन होता है तो वहाँ से कैसी फ्लेम जनरेट होती है? ब्लू, नॉन सूटी, कोई एश उसमें नहीं बनेगी, और वो कैसे कलर की फ्लेम होगी? ब्लू। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है, लिमिटेड सप्लाई मतलब इनकम्प्लीट कंबशन, तो अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो वहाँ से सूटी फ्लेम जनरेट होती है, यानी ऐश वाली फ्लेम जनरेट होती है, और उसका कलर कैसा होता है? येलो। तो आपको ये याद रखना है लिमिटेड सप्लाई में कैसी
फ्लेम होती है येलो, और अगर कंप्लीट कंबशन होता है तो कैसी फ्लेम जनरेट होती है, ब्लू, राइट। उसके बाद आपको दूसरी बात याद रखनी है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड मतलब जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, वो जनरली ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम देते हैं, जबकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो जनरली येलो सूटी फ्लेम देते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि इनमें परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया तो परसेंटेज ऑफ कार्बन यहाँ पर क्या हो जाता है, ज़्यादा, जिससे इनको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं, इसलिए कैसी फ्लेम देते हैं, येलो, और जो हमारे सैचुरेटेड होते हैं कैसी फ्लेम देते हैं, ब्लू, राइट। नेक्स्ट एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जो एलपीजी गैस होती है, एलपीजी, उसमें जनरली जो मेन कंटेंट होता है वो क्या होता है, ब्यूटेन। एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम अपने घरों में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, उसमें जनरली क्या होता है, ब्यूटेन। और जो केरोसिन स्टोव होते हैं होम्स में जिन्हें हम यूज़ करते हैं, उनमें इनलेट होते हैं, छोटे छोटे से होल्स होते हैं ना, जिससे एयर बाहर आती है, इसीलिए वो क्लीन ब्लू फ्लेम देते हैं, क्योंकि उससे कार्बन का कंटेंट कम आता है और ऑक्सीजन की प्योर सप्लाई होती है, तो वो हमें कैसी फ्लेम देते हैं, क्लीन ब्लू फ्लेम देते हैं। इसके अलावा कुछ बातें और आपको याद रखनी है। मीथेन, जिसका फार्मूला होता है CH4, ये एक कलरलेस ऑडोरलेस गैस है, इंसॉल्युबल होती है वाटर में, एयर से हल्की होती है, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की सबसे मेन गैस है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ये सबसे मेन गैस है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ये आप जानते होंगे, अदरवाइज इसे हम जब आर एनवायरमेंट चैप्टर करेंगे उसमें हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इथेन। इथेन का फार्मूला होता है C2H6। इथेन एक कलरलेस ऑडोरलेस गैस होती है, एयर से थोड़ी हल्की होती है, और ये भी इंसॉल्युबल होती है वाटर में। उसके बाद आता है इथीन। इथीन का फार्मूला C2H4 होता है, और इसी को हम इथाइलिन भी बोलते हैं। ये एक कलरलेस गैस होती है, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, इंसॉल्युबल होती है वाटर में, और लाइटर देन होती है एयर। इसके बाद आता है इथाइन। इथाइन होता है C2H2, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है हमारा इथाइन, और इसे हम क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, C2H4 को बोलते हैं इथाइलिन, जबकि C2H2 को बोलते हैं एसिटाइलिन। ये एक कलरलेस गैस होती है, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक गार्लिक ऑडोर होता है, इसकी गार्लिक ऑडोर होती है, स्मेल बिल्कुल गार्लिक जैसी आती है इसमें, लाइटर देन एयर होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इसमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है, ये ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम में यूज़ होती है। इसको स्टमक कर लेना कि वो कौन सी गैस है जो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम में यूज़ होती है, तो वो होती है इथाइलिन। इथाइलिन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, जो कटिंग और वेल्डिंग पर्पज़ में यूज़ की जाती है। तो ये आ जाता है क्वेश्चन कि वो कौन सी गैस है जो कटिंग और वेल्डिंग पर्पज़ में यूज़ होती है, तो वो हमारी कौन सी है, ऑक्सी एसिटाइलिन, राइट। ये आपको याद रखना है। तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन कंबशन से रिलेटेड, समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकेंड टाइप पे, हमारा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन में हम क्या करते हैं, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ एक CH4 का। अगर मैं CH4 की रिएक्शन Cl2 से करा दूँ, और ये वाली जो रिएक्शन है ये होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये क्या होता है, आपको पता है CH4 कुछ इस तरीके का है। तो इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, क्लोरीन से। तो क्या होता है, इसमें एक हाइड्रोजन हटाकर आपको उसकी जगह क्या लगाना है, क्लोरीन। सपोज अगर मैं ये हाइड्रोजन हटाकर इसकी जगह क्लोरीन लगा देती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, CH3, 3 CH तो रहेंगी, और साथ में यहाँ क्या आ जाएगा, Cl, CH3Cl प्लस यहाँ से ये H गया, ये H जो बचा हुआ Cl है उसके साथ कंबाइन कर लेगा, और यहाँ से क्या निकल देगा, HCl, ठीक है। ऐसे ही अब ये जो CH3Cl आया है, इसकी फर्दर अगर मैं रिएक्शन कराऊँ Cl2 से, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से फिर से इसकी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में करा देते हैं। देखो सनलाइट आप पूरा लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट HNu, इसको मैं अभी बताऊंगी HNu क्या होता है। तो यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर क्या कंडीशन है, ये है CH3 इस तरीके से, और यहाँ पर क्या है, एक Cl। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, हमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है किसी दूसरे एटम से, तो अब ये वाला हाइड्रोजन मैं रिप्लेस कर सकती हूँ, तो कितने H बचेंगे, 2। एक Cl पहले से ही था, एक और आ जाएगा, तो क्या बनेगा, CH2Cl2 प्लस यहाँ से जो ये H गया, ये इस वाले Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा, और यहाँ से क्या बना लेगा, HCl। फर्दर हम इसकी रिएक्शन करा सकते हैं, और ऐसा हम तब तक कर सकते हैं जब तक कि सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस ना हो जाएं, राइट। अगर मैं फिर से यहाँ पे रिएक्शन कराऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, देखो अब हमारा ये वाला H भी रिप्लेस कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से CHCl3, राइट, प्लस ये क्या होगा, HCl, यहाँ से मिल जाएगा मुझे। अच्छा, इसमें भी अभी हमारा क्या बच रहा है, एक H बच रहा है, तो इसकी अगर मैं फर्दर रिएक्शन कराऊँ CHCl3 की रिएक्शन में Cl2 से करा दूँ, तो मुझे क्या मिलने वाला है, HNu, और यहाँ से मुझे मिलेगा CCl3 प्लस
सॉरी CCl4, यहाँ से क्या मिलेगा CCl4, Cl3 तो पहले से ही है, इस वाले H को रिप्लेस करके इसकी जगह भी क्लोरीन आ जाएगा, तो ये मिलेगा CCl4 प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा HCl। तो इस तरीके से हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करा सकते हैं। तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन का रिप्लेस करा सकते हैं दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से। अब देखो ये क्या था हमारा मीथेन, ये क्या हुआ क्लोरोमीथेन, फिर ये क्या बना हमारा डाइक्लोरोमीथेन, ये ट्राइक्लोरोमीथेन, और ये क्या है टेट्राक्लोरोमीथेन। आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, CHCl3 इसका कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म, जो एक एनेस्थीसिया के रूप में यूज़ होता है। एनेस्थीसिया मतलब जो अनकॉन्शियस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी बेहोश करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, है ना। तो क्या होता है क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारा CCl4, तो CCl4 हमारा क्या होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये क्या होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसे ना फायर एक्सटिंग्विशर की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, और जब इसे फायर एक्सटिंग्विशर की फॉर्म में यूज़ करते हैं तो ये फॉल करता है पायरीन की कैटेगरी में, यानी ये आ जाता है अंडर द नेम ऑफ पायरीन। इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर मैं बता देती हूँ, मैंने यहाँ सनलाइट की जगह HNu क्यों लिखा है, क्योंकि क्या होता है जब ये रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें, सनलाइट से। तो जो सनलाइट होती है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें फोटोन्स कहा जाता है, और जो फोटोन्स की एनर्जी होती है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है HNu। यहाँ पर न्यू क्या होती है फ्रीक्वेंसी, और H क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आपको याद रखना है ये क्या किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट। और क्योंकि ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो का मतलब ही होता है क्या, सनलाइट, यानी ऐसी कोई चीज़ जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फोटो। इसलिए एक ऐसी रिएक्शन होती है, ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो ये थी हमारी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, आई होप समझ आई होगी। नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने जब अपना चैप्टर कवर किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें भी हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा था। ऑक्सीडेशन का मतलब ये क्या होता है, किसी के अंदर भी अगर हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं या फिर वहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और वो सब्सटेंसेस जो दूसरे के अंदर ऑक्सीजन ऐड कराते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, राइट। अब देखो सबसे पहले तो ये समझो कि अगर किसी के अंदर हम ऑक्सीजन ऐड करा रहे हैं या वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करा रहे हैं तो इसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कार्बन, तो अगर मैं कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराऊं तो मुझे क्या मिलने वाला है, CO2। और ये वाली रिएक्शन अभी हमने कंबशन में भी देखी थी, यहाँ से हीट और लाइट जनरेट हो रही थी, क्योंकि यहाँ से हीट और लाइट जनरेट होती है। इसीलिए देखो इस रिएक्शन के ना बहुत सारे टाइप्स हैं। पहला ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी आ सकती है। एक्सोथर्मिक में ये इसलिए फॉल करती है क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है, और वो रिएक्शन जिनसे बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है वो कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, और जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है, कंबशन। तो ये कौन सी कैटेगरी में फॉल कर जाएगी, कंबशन। और यहाँ पर हुआ क्या, ये जो ऑक्सीजन है ये ऐड हो गई कार्बन के साथ, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। बेसिकली हमें यहाँ पर समझना है ऑक्सीडेशन। तो अगर किसी के अंदर भी ऑक्सीजन ऐड होता है तो वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन। या वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो भी वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर जो आपको ऑक्सीडेशन समझना है वो समझना है अल्कोहल का। अल्कोहल ऑक्सीडेशन करने पर अलग अलग प्रोडक्ट दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है उस रिएक्शन की कंडीशन क्या है। देखो इसे आप छोटा सा इतना याद रख लेना, अगर हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराते हैं, अगर हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराते हैं तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमें मिलता है एल्डिहाइड। तो अगर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराई तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। और अगर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो क्या याद रखना है, आपको याद रखना है अगर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराया अल्कोहल का तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। और अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराया तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इतना याद रख लेना। हम बैक भी आ सकते हैं, यानी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराएंगे तो मिलेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे तो मिलेगा अल्कोहल। फिलहाल हमें रिडक्शन में नहीं जाना है, ऑक्सीडेशन में जाना है। तो ऑक्सीडेशन के लिए याद रखना, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। बट अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लें तो अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर अलग अलग रिएक्शन कंडीशन आपको थोड़ा सा याद रखना है। देखो मैं यहाँ पर अल्कोहल का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, CH3CH2OH। ये याद रखना थोड़ा सा, ये इथाइल अल्कोहल है। अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेती हूँ CrO3, यहाँ पे लिखा है कि वो जो दूसरे के अंदर ऐड कराते हैं ऑक्सीजन या फिर जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर इथेनॉल है, इथेनॉल के अंदर अगर क्रोमिक एसिड डाला जाए यानी CrO3 डाला जाए तो ये चेंज हो जाएगा CH3CHO में। ठीक है, बेसिकली यहाँ से क्या हुआ होगा, यानी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ इसका थोड़ा सा। ये होता है इस तरीके से CH3, ये होता है CH और यहाँ क्या हो गया OH, एक और H मैंने ऐसे निकाल दिया। तो जब ऑक्सीडेशन होता है तो एक H यहाँ से निकालना है, एक H यहाँ से निकालना है, हाइड्रोजन को रिमूव करा देना है। हाइड्रोजन रिमूव हो गई तो क्या बचा CH3CHO। इसका मतलब CHO कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड। तो उसका क्या हो गया, हाइड्रोजन का रिमूवल भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, राइट। इतना आपको याद रखना है। यानी अगर मैंने इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराया तो मुझे क्या मिल गया, एल्डिहाइड। एक और रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको याद रखना है कि अगर इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हम एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में करा देते हैं, यानी अब अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेती हूँ एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट, या फिर इसके अलावा हम ले लेते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो इसके अलावा अगर हम दूसरा रिएजेंट ले लेते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में और ये बना लेगा CH3COOH। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये है इथेनॉल और ये क्या है, इथेनोइक एसिड। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है और इसको स्टार मार्क कर लेना। यानी इथेनॉल का अगर डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करा जाए यानी KMnO4 या K2Cr2O7 से करा जाए तो वो अल्कोहल जो है हमारा डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका मतलब एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये आपको याद रखना है, इसको याद रख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है कई सारे टीचिंग एग्जाम्स में, इसको पूछा जा चुका है। तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। अगर कोई भी डाउट है तो आप उससे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बस इतना से याद रखना है कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बट अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ले लेते हैं तो फिर अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा सकता है। जैसे अगर CrO3 लेंगे तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में। बट अगर हम स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं, यानी मैंने लिया है यहाँ पर एल्कलाइन KMnO4, तो एल्कलाइन KMnO4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। ये आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन पहली बात तो याद रखनी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होगा। एक तो ये याद रख लेना क्योंकि एक क्वेश्चन तो यही आ जाता है कभी कभी कि इनमें से कौन सा कंपाउंड एडिशन रिएक्शन देगा और कौन सा कंपाउंड एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। तो जो एडिशन है वो वहाँ होगी जहाँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी या तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल। तो वो क्या देगा, एडिशन रिएक्शन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन या फिर हेलोजन। एक्स से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हेलोजन को, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकते हैं। या H2O की एडिशन अगर हम करा दें तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में चेंज हो जाएंगे, यानी डबल से सिंगल या ट्रिपल से सिंगल बॉन्ड में हम आ जाएंगे। इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन ऐड करा रही हूँ। तो देखो हाइड्रोजन ऐड कराने के लिए भी ना यहाँ पर हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत होगी। यहाँ पर कैटलिस्ट हम या तो निकल यूज़ कर सकते हैं, या प्लेटिनम यूज़ कर सकते हैं, या पैलेडियम यूज़ कर सकते हैं। कैटलिस्ट समझेंगे हम बाद में, पहले यहाँ देख लेते हैं रिएक्शन में होता क्या है। तो आपको क्या करना है, सबसे सिंपल जो डबल बॉन्ड है उसको सबसे पहले सिंगल में चेंज कर दो, कर दिया। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन तो पहले से ही थे ना, अब 2 हाइड्रोजन और आपको ऐड करने हैं। तो जब आप डबल को सिंगल में चेंज करेंगे तो वैलेंसी अनसेटिस्फाइड हो जाएगी। तो क्या करना है, एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड करना है, तो ये CH3 और ये क्या बन जाएगा, CH3, राइट। यानी क्या हुआ होगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो गया और एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो गया, तो बन गया CH3। ऐसे ही अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड ले लूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें अगर मैं हाइड्रोजन की एडिशन कराऊँ, सिमिलर इन्हीं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी। तो क्या करना है, आपको क्या करना है, ट्रिपल को पहले डबल में तोड़ना है। डबल में तोड़ेंगे तो फिर क्या करेंगे, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ, मतलब ये क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर से क्या ऐड करा देंगे, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की एडिशन किसकी प्रेजेंस में होती है, निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में। और फिर से ये चेंज हो जाएगा किसमें, CH3 में, राइट।
तो ये होती है एडिशन। तो पहले तो ये याद रखना, एडिशन वहाँ होगी जहाँ डबल या कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल, क्योंकि डबल और ट्रिपल को तोड़कर, उसमें से एक बॉन्ड को तोड़कर फिर उसे सिंगल में चेंज किया जा सकता है। बट अगर पहले से ही सिंगल है तो फिर आप ऐड कहाँ करोगे, वहाँ तो जगह ही नहीं है ना ऐड करने के लिए। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ ये याद रखें, ये क्या चीज़ है जो हमने एरो पे लिखे, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। अच्छा, इसे आप रिड्यूसिंग एजेंट भी मान सकते हैं। अभी पीछे हमने ऑक्सीडाइजिंग पढ़े थे ना, यहाँ हम क्या ऐड करा रहे हैं, हाइड्रोजन। जैसे ऑक्सीजन के एडिशन कराने के लिए क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वैसे हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन। रिडक्शन कराने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये किसका काम करें यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट का। और इन्हें हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते बट वो रिएक्शन के रेट को तेज कर देते हैं। दे मेक रिएक्शन वेरी फास्ट। तो वो रिएक्शन को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके। खैर इतना आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखना है कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे हमारी जो रिएक्शन है वो थोड़ी स्पीडली हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ याद रखनी है, अगर आप इस तरीके से हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अगर आपने हाइड्रोजन ऐड की है तो सिमिलर अगर हैलोजन ऐड करेंगे तो उस रिएक्शन को कहेंगे हैलोजनेशन, और अगर वाटर ऐड करेंगे तो हाइड्रेशन कहेंगे इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन की एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है और हाइड्रोजनेशन की। हाइड्रोजनेशन क्या करता है, ऑयल को स्टेबलाइज करता है और उसको ख़राब होने से बचाता है, यानी उसको रेंसिड होने से बचाता है। देखो जो हमारा ऑयल होता है ना, वेजिटेबल ऑयल, वो लिक्विड फॉर्म में होता है और वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ जो ये आर है ना, ये होते हैं एल्काइल ग्रुप, यानी ये CH3 C2H5 या कुछ भी इस तरीके का हो सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा वेजिटेबल ऑयल। अब ये क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर ये है वेजिटेबल ऑयल जो कौन सी फॉर्म में होता है, लिक्विड। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डबल बोन। डबल बोन तो इजीली, ये यहाँ पर डबल बोन है तो इस बोन को तोड़कर ये होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ऑक्सीडाइज अगर ये होगा तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसका हाइड्रोजनेशन करा देते हैं। अगर इसका हाइड्रोजनेशन होगा तो निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम किसी की भी प्रेजेंस में हो सकता है। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा था, आपको ये याद रखना है कि डबल का क्या कर देना है, सिंगल। तो जब ये सिंगल बोन में टूटेगा तो यहाँ 2 R तो ऐसे ही, ठीक है, जो पहले से ही है वो तो रखना ही है, और एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर लगा देना है। तो ये क्या बन जाएगा, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बन जाएगा। अब ये इजीली रेंसिड नहीं होगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा जल्दी, ठीक है। और ये कौन सी फॉर्म में आ गया, ये सॉलिड। तो कई दिनों तक अब चल सकता है, इसीलिए इसकी ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होती है। अच्छा, यहाँ आर से कंफ्यूज मत होना, आर ना एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल मतलब CH3 हो सकता है, जैसे CH4 होता है ना, CH4 क्या होता है, मीथेन। ऐसे हम पूरी एल्कीन की सीरीज निकाल सकते हैं। तो अगर एल्कीन की सीरीज में से एक H कम कर दें, यहाँ से अगर मैं एक H कम कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल। तो यहाँ मिथाइल हो सकता है। या इथेन, इथेन क्या होता है, C2H6। तो अगर मैं C2H6 में से एक H हटा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, C2H5। तो यहाँ हम क्या ले सकते हैं, C2H5, तो जो इथाइल होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो सकता है, डिपेंड करता है वो कौन सा ऑयल है उस बेसिस पे। आई होप ये समझ आया होगा। एक और एडिशन से रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब इथीन या इथाइन में हम क्या ऐड करते हैं, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का जो ऑरेंज रेड कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है, और इस रिएक्शन को हम डिटेक्शन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन यूज़ करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या होता है, इथीन। इसके अंदर हमने ऐड करा दिया ब्रोमीन। ब्रोमीन मतलब हैलोजन, तो ये एक हैलोजनेशन रिएक्शन हो गई, और इसमें भी हम क्या ऐड करा रहे हैं, ब्रोमीन, इसलिए ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ब्रोमीन की एडिशन होती है CCl4 की प्रेजेंस में, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये जो ब्रोमीन है इसका कलर होता है ऑरेंज रेड, ठीक है। अब क्या होगा, इतना तो मैंने आपको बताया एडिशन में क्या करना है। आपको ये जो डबल बॉन्ड है इसको किस में चेंज कर देना है, सिंगल में। कितने Br है, 2, एक Br इसके साथ और एक Br इसके साथ ऐड करना, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मान लो आपको ये चेक करना है कि जो आपको हाइड्रोकार्बन दिया गया है उसके अंदर डबल बॉन्ड है या सिंगल। तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर Br डाल देंगे, Br2 है ना। मान लो ये एक टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर कोई कंपाउंड है, हमें ये पता करना है ये सैचुरेटेड है या फिर ये अनसैचुरेटेड है, ये हमें पता करना है। तो अगर हमें ये डिटेक्ट करना है ये सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर Br2 और CCl4 ये डाल देंगे। तो जो Br2 है उसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज रेड।
तो जैसे ही इसके अंदर डालेंगे ना तो वो जो ऑरेंज रेड कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी ये कंपाउंड जब बनेगा तो ये कैसा बनेगा, कलरलेस। अगर ये कंपाउंड कलरलेस बना, इसका मतलब जो कंपाउंड था उसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड था, यानी वो कैसा कंपाउंड था, सैचुरेटेड। और अगर ये कलर डिस्चार्ज नहीं हुआ तो इसका मतलब हाँ रिएक्शन ही नहीं हुई, और अगर रिएक्शन नहीं हुई तो इसका मतलब वो कैसा कंपाउंड है, सैचुरेटेड। सिमिलर अगर मान लो मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड होता तो ट्रिपल बॉन्ड में भी अगर हम ऐसे ही ऐड करेंगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो वो भी हमें अनसैचुरेशन का टेस्ट देगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, CH सिंगल बॉन्ड CH, क्या करेंगे, एक Br इस पर ऐड होगा और एक Br इस पर ऐड होगा। अच्छा ये क्या मिलेगा फिर हमें, यहाँ तो डबल ही बचेगा। फिर हम फर्दर डबल की फिर से करा सकते हैं। तो अगर मैं एक ही बार में करा दूँ तो यहाँ पर ऐसे लिख सकती हूँ ना 2Br2, तो यहाँ क्या हो जाएगा Br और ये क्या हो जाएगा Br। इसका मतलब ये जो ऑरेंज कैसा कलर होता है इसका मैंने अभी बताया, ऑरेंज रेड। तो जैसे ही हम इथाइन या इथीन के अंदर ब्रोमीन और CCl4 डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाता है, डिस्चार्ज। अगर कलर डिस्चार्ज होता है इसका मतलब यहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और अगर डिस्चार्ज नहीं हुआ तो इसका मतलब वो कैसा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड, यानी वो सिंगल बॉन्ड है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि डिटेक्शन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन इसको इस तरीके से यूज़ किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट एक और रिएक्शन आती है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन आपको कैसे याद रखनी है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एटम लूज हो जाते हैं एडजेसेंट एटम से और वहाँ मल्टीपल बॉन्ड बन जाता है। देखो मैं यहाँ पर ना आपको ये, वैसे तो बहुत सारी एलिमिनेशन होती है, अल्फा बीटा गामा, इतना नहीं याद रखना है आपको ना, बस एक अल्कोहल का एलिमिनेशन याद रखना है, इथाइल अल्कोहल का। तो इथाइल अल्कोहल क्या होता है, इथेनॉल। तो जब हम इथेनॉल का एलिमिनेशन कराते हैं तो आपको ये याद रखना है, इथेनॉल का एलिमिनेशन होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर भी आपको याद रखना है ये होता है 443 केल्विन पर। तो यहाँ एक तो बनती है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी क्या बनता है यहाँ से इथीन, और साथ में यहाँ से क्या एलिमिनेट होता है, वाटर, यानी यहाँ से क्या निकल जाता है, H2O। अब अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि इस रिएक्शन को कैसे याद रखेंगे, तो देखो ये जो यहाँ पर कितने सी है, 2, तो मैंने यहाँ पर ऐसे लगा लिया, और इसके साथ कितने H कनेक्ट हैं, 3, राइट। फिर ये वाले के साथ कितने हाइड्रोजन कनेक्ट है, 2, और एक क्या कनेक्ट है, OH। बस अब आपको इतना याद रखना है, जिस कार्बन के ऊपर कोई ग्रुप कनेक्ट होता है वो है अल्फा, तो ये अल्फा, और उससे नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, बीटा। अल्फा कार्बन से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है यानी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपना बॉन्ड लेकर इस तरीके से जाएगा, और हाइड्रोजन हमेशा अपना बॉन्ड छोड़कर जाता है, उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है। यहाँ लिखा है ना एडजेसेंट एटम से लॉस कराना है, तो ऑक्सीजन अपना बॉन्ड लेकर हाइड्रोजन अपना बॉन्ड छोड़कर जाएगा, तो ये जो बॉन्ड छोड़कर जाएगा उसे इन दोनों के बीच में शिफ्ट कराना है। तो यहाँ क्या बचा, CH2, यहाँ भी क्या बचा, CH2, एक बॉन्ड पहले से ही था, एक और आ गया, तो क्या बन गया ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा ही है ना, ये हो गया CH2। इधर भी क्या है, CH2, एक बॉन्ड यहाँ पहले से ही था और एक आपने शिफ्ट किया, तो ये क्या आ गया यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये H और OH क्या मिलकर बन गए H2O। तो ये कौन सी रिएक्शन है, एलिमिनेशन। अच्छा एक तो इसमें बहुत ज़्यादा याद रखना आपको टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर अगर बदलते हैं तो रिएक्शन चेंज हो जाती है, वो हमें अभी नहीं पढ़नी है, आपको याद रखना है इसकी कंडीशन क्या है, 443 केल्विन। और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये रिएक्शन करा रहा है, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो रहा है ना। और देखो अगर वाटर का एलिमिनेशन होता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। वाटर देखो बॉडी में भी अगर पानी की कमी होती है तो डॉक्टर क्या बोलता है, डिहाइड्रेशन हो गया इसकी बॉडी में। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी की कमी। यहाँ भी हमने क्या एलिमिनेट किया, वाटर। इसका मतलब आप ना ऐसे याद रखना, डी का मतलब होता है एलिमिनेशन, डी का मतलब क्या याद रखेंगे, एलिमिनेशन, और जो डी के पीछे लिखा है उसी को एलिमिनेट कराना है। डी के पीछे क्या लिखा है, हाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन मतलब एलिमिनेशन ऑफ वाटर। क्योंकि ये किसने कराया है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने, तो जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है उसे हम क्या बोलते हैं, वो है हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जो डिहाइड्रेशन कराता है उसे हम कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है दैट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये हमारा किसका काम कर रहा है, ये हमारा काम कर रहा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। क्लियर। तो आई होप ये वाली रिएक्शन समझ आई होगी, राइट। नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन हम कर लेते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो ये थोड़ी सी बाकी रिएक्शन से अलग है, और इस रिएक्शन में देखो होता क्या है, यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल सेम और डिफरेंट रिएक्टेंट के कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ प्रोडक्ट विद और विदाउट दो एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल सच एज H2O, HCl और NH3। देखो कंडेंसेशन होती तो कई तरीके की है, बट यहाँ पर ना मैं आपको एक ही कंडेंसेशन करा रही हूँ, और वो हम कर रहे हैं अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन करनी है हमें यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये होगी कैसे, इसको थोड़ा सा समझ लेना।
एक जो रिएक्शन करा रही हूँ ना, बस यही वाली याद रखना। देखो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एल्डिहाइड, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड क्या होता है हमारा CH3CHO, और ऐसा ही हमें एक और मॉलिक्यूल लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल ले लिया, ये CH3CHO ये ले लिया। ये करानी है आपको डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। तो यहाँ होता क्या है, देखो इसे मैं बताती हूँ कैसे याद रखेंगे आप। ऐसे याद रखना, देखो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसे मैं ऐसे लिख रही हूँ CH3CH यहाँ पर, और इसके साथ डबल बॉन्ड O ऐसे, ठीक है। ये वाला जो है यहाँ पर इसका एक H निकाल कर ऐसे, ये हो गया CH2 और ये हो गया यहाँ पर CHO। अब थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पर क्या करना है, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करना है आपको, इसको यहाँ पर ले जाओ। तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और मैंने बोला था हाइड्रोजन अपना बॉन्ड छोड़कर जाएगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ पर शिफ्ट कर दो क्योंकि ये पॉजिटिव के फॉर्म में जाएगा। तो देखो बना क्या, वो यहाँ लिख दो, क्या बना यहाँ पर CH3, फिर यहाँ क्या बना CH, यहाँ क्या गया सिंगल बॉन्ड O से क्या कनेक्ट कर दिया H, और ये जोड़ दो, यानी यहाँ क्या बच रहा है CH2 और यहाँ क्या बच रहा है CHO। इसी को हम बोलते हैं अल्डोल। ये क्या बन गया, अल्डोल। इसको अल्डोल इसलिए बोला क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है CHO, और एक OH यानी अल्कोहल ग्रुप भी है। तो एल्डोल यानी एल्डिहाइड और OL, अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों आ रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्डोल। और अगर इस अल्डोल को हीट कर दिया जाए, यानी इसकी अगर हम हीटिंग कर दें, तो क्या करता है, यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाता है, H2O एलिमिनेट हो जाता है। कैसे एलिमिनेट होगा, आपको ये तो दिख रहा है OH यहाँ से, और यहाँ से आपको H निकालना है। तो देखो यहाँ पर 2 H हैं, तो इतना पता है, यहाँ से ये मैं हटा रही हूँ, तो एक H ऐसे कनेक्ट होगा। और मैंने अभी बताया, याद रखना, ऑक्सीजन अपना बॉन्ड लेकर हाइड्रोजन अपना बॉन्ड छोड़कर जाता है, जो बॉन्ड छोड़कर जाएगा वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और इस तरीके का कुछ बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या बन जाएगा CHO। इस तरीके का एक कंपाउंड बनेगा यहाँ पर। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, अल्डोल कंडेंसेशन। क्योंकि यहाँ पर वाटर एलिमिनेट हुआ है, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई, कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई। समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपको ऊपर वाली रिएक्शन थोड़ी अच्छे से कर लेनी है, जिसमें हमने कौन कौन सी रिएक्शन की है, कंबशन। एक बार रिकैप करा देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमने कौन सी रिएक्शन की थी, कंबशन, जिसमें हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं और CO2 और H2O हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। उसके बाद हमने की थी सब्सटीट्यूशन, जिसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से। उसके बाद हमने की ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको याद रखना है, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको याद रखना है, अगर CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया गया है तो जो अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। बट अगर एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2 यूज़ किया गया है तो जो हमारा इथेनॉल है वो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमने की थी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एक तो याद रखना है वो एडिशन रिएक्शन हमेशा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होगी, जिससे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड में चेंज हो जाते हैं, जिसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, हाइड्रोजन या फिर वाटर ऐड कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन ऐड करने की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है, जिसमें हम वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में चेंज कर देते हैं। उसके बाद अगर हम हेलोजन ऐड करते हैं Br2CCl4 तो वो डिटेक्शन टेस्ट देता है अनसैचुरेशन का, ये याद रखना है। उसके बाद लास्ट आपको करवाई थी एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होती है एट 443 केल्विन। तो वहाँ पर इथेनॉल से वाटर एलिमिनेट हो जाता है और इथीन बन जाता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। इसके बाद एक और कराई कंडेंसेशन रिएक्शन। समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो आपको ये 5 रिएक्शन अच्छे से कर लेनी है। आई होप ये टाइप ऑफ रिएक्शंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी भी रिएक्शन में कोई भी डाउट हो तो आप उससे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।